एबनॉर्मल लॉसेस। व्हाट आर एबनॉर्मल लॉसेस? एबनॉर्मल लॉसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आर्टिफिशियल एबनॉर्मल लॉस, दूसरा नेचुरल एबनॉर्मल लॉस। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? आर्टिफिशियल एबनॉर्मल लॉस के क्या कारण होते हैं, किस वजह से होता है? ये इंसान की गलती से होता है। लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंसी, इंसान की लापरवाही की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से, ह्यूमन कोई गलती करे तो उस वजह से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एबनॉर्मल लॉस, यानी ऐसा लॉस जो इंसान की गलती से हुआ हो, मैन मेड लॉस हो। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिएगा ट्रक चलाते वक्त ड्राइवर कहीं पर एक्सीडेंट मार देता है या कंपनी के गोडाउन में आग लग जाती है जिसमें करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का स्टॉक जल जाता है। तो स्टॉक जलने का कारण क्या हो सकता है? कि किसी ने वहाँ पे स्मोकिंग करी हो, सिगरेट फेंकी हो जलती हुई, इस वजह से स्टॉक जल गया हो। सिमिलरली एक्सीडेंट का कारण हो सकता है कि ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चला रहा हो या उसने कोई सिग्नल तोड़ा हो। तो ये इंसान की लापरवाही से होने वाले जो लॉसेस हैं वो आर्टिफिशियल एबनॉर्मल लॉस कहलाते हैं। और जो नेचुरल लॉस का जो कॉज होता है, जो कारण होता है, वो क्या होता है? नेचुरल कैलामिटीज़, यानी ऐसे लॉसेस जो नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से होते हैं उसको हम नेचुरल एबनॉर्मल लॉसेस कहते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन। जब भूकंप आता है तो भूकंप में कोई फैक्ट्री अगर कोलैप्स हो जाती है, कोई कंपनी अगर बर्बाद हो जाती है, तो उसको हम नेचुरल एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। और ये जो लॉसेस होते हैं ये बहुत ह्यूज अमाउंट के होते हैं, बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं, करोड़ों रुपए के होते हैं। ये लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है और ये लॉस अनएक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब कब भूकंप आएगा, कब तूफान, कब आंधी, कब साइक्लोन आएगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो ऐसे लॉस अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ऑल ऑफ ए सडन होते हैं, अचानक हो जाते हैं। ठीक है। और वंस इन मैनी ईयर ऐसे लॉसेस जो होते हैं हर रोज़ रोज़ नहीं होते, कई सालों में, 15, 20, 25 सालों में एक आध बार होते हैं। कभी ऐसी कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी रोज़ रोज़ नहीं घटती, कभी कभार हो जाती है। और इनसे होने वाला जो लॉस होता है वो एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। अब एक और बात बताता हूँ कि आर्टिफिशियल लॉस ये प्रिवेंटेबल होते हैं। प्रिवेंटेबल का मतलब होता है कि अगर इंसान थोड़ा सा केयरफुली काम करेगा तो इन लॉसेस को हम लोग रोक सकते हैं। अगर ड्राइवर ढंग से गाड़ी चलाएगा तो ट्रक से होने वाला एक्सीडेंट या लॉरी से होने वाले एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। सिमिलरली अगर हम फायर प्रिकॉशंस प्रॉपरली लें तो हम जो है गोडाउन में लगने वाली आग को रोक सकते हैं। तो ये दीज लॉसेज आर प्रिवेंटेबल। On the other hand, natural losses, they are non-preventable. It is beyond the capacity of human being to prevent these losses. जैसे अगर मान लो तूफान आया, आंधी आया, फ्लड आया, तो इंसान जो है उसको रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे लॉसेस को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। और ये जो लॉसेस होते हैं एबनॉर्मल लॉसेस, इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, इसीलिए इसको हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करते हैं ताकि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकें। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल इनकम क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एबनॉर्मल इनकम वो इनकम होती है जो कई सालों में एक बार होती हो, पूरी ज़िंदगी में एक बार होती हो, यू कैन से, और बहुत ह्यूज अमाउंट की होती हो। यानी एबनॉर्मल इनकम्स
are received after a very long period of time, very long period of time, यानी ये एक ऐसी इनकम होती है जो बहुत लंबे समय के बाद हमें रिसीव होती है, बहुत ही लॉन्ग पीरियड के बाद रिसीव होती है। मान लो 15 साल के बाद, 20 साल के बाद या 30 साल के बाद। ये ऐसी इनकम होती है जो हमें रोज़ रोज़ रिसीव नहीं होती, बहुत लंबे टाइम के बाद रिसीव होती है। दूसरी इसकी बात होती है, पहला पॉइंट तो इसका ये है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ऐसी इनकम बहुत बड़े अमाउंट की इनकम होती है, ह्यूज अमाउंट की होती है। ये जो इनकम होती है ये बहुत ह्यूज अमाउंट की होती है, बहुत बड़े अमाउंट की होती है, बिग अमाउंट। और तीसरी इसकी खास बात होती है कि ऐसी इनकम अनएक्सपेक्टेड होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है और अचानक हमें मिलती है। अनएक्सपेक्टेड होती है और अचानक मिलती है, क्योंकि जो चीज़ हमें अचानक मिलती है, जैसे बारिश अचानक आ जाती है, तो इस इनकम को हम विंडफॉल इनकम भी कह देते हैं। इसको हम कभी कभी विंडफॉल इनकम भी बुला देते हैं, विंडफॉल इनकम। जैसे कभी भी बारिश आ जाती है तो ये इनकम भी कभी भी हमें रिसीव हो जाती है, तो ये इसको हम विंडफॉल इनकम भी कहते हैं। और एबनॉर्मल इनकम जो है, इसका हमारे बिजनेस, मेन बिजनेस ऑपरेशन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। बच्चों, आपने वो मूवी देखी होगी OMG 1। परेश रावल की शॉप जो है उसमें अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, तो उसमें उसकी जो दुकान होती है वो डैमेज हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। तो ये जो लॉस होता है उस दुकान का, तो उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। अब आखिर में जाके जो इसको इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम रिसीव होता है, इंश्योरेंस कंपनी से जो उसको क्लेम मिलता है शॉप के लिए, उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल इनकम। उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल इनकम। यानी जो इनकम हमें एबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट मिलती है उसको ही हम एबनॉर्मल इनकम कह देते हैं। एबनॉर्मल लॉस को रिकाउप करने के लिए, रिकवर करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए जो भी हमें इनकम रिसीव होती है उसको हम एबनॉर्मल इनकम कह सकते हैं। दूसरा, मान लीजिएगा एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमें मिली है। सपोज एक कंपनी है, उसको अचानक से अमेरिका की किसी कंपनी से 1,000, 10,000 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट उसको मिली है 10,000 करोड़ डॉलर की, किसी कंपनी को अमेरिका से मिली है, अमेरिका की किसी कंपनी से मिली है, इसको हम एबनॉर्मल इनकम कहेंगे। तो नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि एबनॉर्मल इनकम इज दैट इनकम विच इज़ रिसीव्ड आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वंस इन होल लाइफ यू कैन से। और कभी कभी तो ऐसी ये इनकम होती है कि पूरी ज़िंदगी बीत जाती है तो ये इनकम हमें रिसीव ही नहीं होती। जैसे कोई आपका दूर का रिश्तेदार आपके नाम पे, जिसको आप ठीक से जानते भी नहीं थे, वो आपके नाम पे 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, तो ये एबनॉर्मल इनकम है। आपने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं करी थी, और अचानक से ही आपको ये इनकम रिसीव होगी, तो इसको हम एबनॉर्मल इनकम बोलेंगे। करंट लायबिलिटीज़, दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटीज़ which are paid off within the maximum period of 1 year। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती हैं जो मैक्सिमम हम 1 साल के अंदर पे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम सामान परचेज़ करते हैं उधार में, रेगुलरली परचेज़ करते हैं हर महीने, और एक साल में एक बार से ज़्यादा परचेज़ करते हैं क्रेडिटर्स। जैसे
हम शूज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल हम लोग परचेज़ करते हैं जिससे उधार में, उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। या हम क्रेडिटर से उधार में फिनिश गुड्स भी परचेज़ कर सकते हैं, या हम क्रेडिटर से उधार में हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम उधार में परचेज़ करते हैं तो जिनसे हम सामान उधार में परचेज़ करते हैं उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स को हम सप्लायर के नाम से भी जानते हैं। सप्लायर, क्रेडिटर को आप सप्लायर भी कहते हैं। और क्रेडिटर्स को हम लोग अकाउंट पेबल भी बोल देते हैं। अकाउंट पेबल, वैसे इट इज़ ए वाइडर टर्म, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ आपको अकाउंट पेबल, या इसको हम ट्रेड पेबल भी कहते हैं। इट इज़ क्रेडिटर्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ठीक है। तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जिससे भी हम सामान उधार में परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस, तो उन लोगों को हमें 1 महीने या 2 महीने या 1.5 महीने में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हमारी करंट लायबिलिटी है और इसको हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने सामान परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल, आप उसको बोल दिया कि आप पेमेंट 4 साल बाद करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें भी पेमेंट जो है जल्दी से जल्दी पेमेंट हमें रिलीज़ करनी पड़ती है ताकि एक ट्रेडिंग फ्लो बना रहे। इसके बाद क्रेडिटर्स के बाद हमारे इसमें और कौन कौन सी करंट लायबिलिटी आती है? शॉर्ट टर्म बैंक लोन। शॉर्ट टर्म बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बैंक लोन वो लोन होता है जिसको हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ता है, ठीक है। और इसको हम जो है बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन। बैंक लोन ऐसे 3 तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म बैंक लोन, एक मीडियम टर्म बैंक लोन, एक लॉन्ग टर्म बैंक लोन। शॉर्ट टर्म बैंक लोन वो लोन होता है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न करना होता है। मीडियम टर्म लोन वो लोन होता है जो हमें 1 साल से लेकर 10 साल की पीरियड के अंदर अंदर रिटर्न करना होता है। और लॉन्ग टर्म लोन वो लोन होते हैं जो 10 साल से अब पीरियड में हम लोग रिटर्न करते हैं। शॉर्ट टर्म बैंक लोन जो होता है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन में बैंक लोन लिखा हुआ है केवल और उसके आगे शॉर्ट टर्म बैंक लोन नहीं लिखा हुआ, तो आप उसको करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे, क्योंकि केवल अगर बैंक लोन लिखा हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म बैंक लोन की कैटेगरी में आता है, वो हमारी फिक्स लायबिलिटी मानी जाती है, वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी मानी जाती है। करंट लायबिलिटी आप इसको तभी एज्यूम करेंगे जब इसके आगे ये वर्ड शॉर्ट टर्म बैंक लोन लिखा हो, और बैंक ओवरड्राफ्ट तो होता ही करंट लायबिलिटी है। इसके बाद हमारा करंट लायबिलिटी में और क्या आता है? करंट लायबिलिटी में आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटी में आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट येट पेड। वो एक्सपेंसेस जो पेमेंट के लिए ड्यू तो हो गए लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया। कंपनी का बिजली का बिल आ गया है तो उसको पेमेंट के लिए वो ड्यू तो हो गया है लेकिन अभी तक कंपनी ने पे नहीं किया, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कंपनी का। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आया कंपनी का तो उसको 1 हफ्ते 1 महीने में पे करना पड़ेगा। तो दिस लायबिलिटी इज़ टू बी एग्जॉस्टेड विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग पर्यायवाची शब्द भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे एक्सपेंसेस पेबल, इसकी जगह एक्सपेंसेस पेबल भी लिखा हो सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। या इसकी जगह एक्सपेंसेस ड्यू भी लिखा हो सकता है एग्ज़ाम में, एक्सपेंसेस ड्यू भी लिखा हो सकता है। इसकी जगह एक्सपेंसेस इन एरियर्स भी लिखा हो सकता है, एक्सपेंसेस इन एरियर्स भी लिखा हो सकता है। या एक्सपेंसेस अनपेड भी लिखा हो सकता है, एक्सपेंसेस अनपेड भी लिखा हो सकता है, ठीक है। और इसकी जगह एक्सपेंसेस पेबल भी लिखा हो सकता है, एक्सपेंसेस पेबल भी लिखा हो सकता है, ठीक है। और इसकी जगह एक्सपेंसेस ओइंग भी लिखा हो सकता है। ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द क्या हैं? आउटस्टैंडिंग, पेबल, ड्यू, इन एरियर्स, अनपेड, पेबल और ओइंग, ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। तो एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट येट पेड। आपका रेंट मांगने वाला आ गया बिल्डिंग का,
पेमेंट डी हो गई रेंट की, आपने रेंट पे करना है। रेंट जो आप पे करेंगे 1 महीने में पे कर देंगे, हफ्ते में पे कर देंगे, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू, टेलीफोन बिल ड्यू, सिमिलरली म्यूनिसिपल टैक्सेस ड्यू, दीज आर ऑल करंट लायबिलिटी। इसके अलावा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जब हम इनकम एडवांस में रिसीव करते हैं तो ये भी हमारी लायबिलिटी होती है। क्यों लायबिलिटी होती है? अगर मान लीजिएगा मैं किसी बच्चे को पढ़ाने जाता हूँ, उससे होम ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, पहले दिन ही मैंने उससे पूरे महीने की फ़ीस ले ली 5,000 रुपये एडवांस फी, और 1 जनवरी की पूरी फ़ीस जब मैंने एडवांस में ले ली, तो मेरी जिम्मेवारी होती है कि मैं उसको 1 महीने तक पूरे सिस्टम ड्यूली उसको मैं पढ़ाऊँ और ईमानदारी से पढ़ाऊँ। अगर मैं उसको नहीं पढ़ाता तो मैं उसके पैसे वापस करूँ। तो ये मेरी लायबिलिटी है। आई ओ ₹5,000 टू माई स्टूडेंट because I have received ₹5,000 from my student in advance for teaching him or her. तो it becomes my liability to teach him or her properly. अगर मैं उसको नहीं पढ़ाता ढंग से तो ये मेरी जिम्मेवारी है, लायबिलिटी है कि मैं उसके पैसे वापस करूं। ठीक है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मेरी लायबिलिटी होती है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम अनएक्सपायर्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अनएक्सपायर्ड इनकम, और इसको हम इनकम प्री रिसीव्ड इनकम भी बोल देते हैं। प्री रिसीव्ड, उस पर मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है, इसको हम प्री रिसीव्ड इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। इसके अलावा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन भी करंट लायबिलिटी होती है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का मतलब होता है कि यू हैव टू पे टैक्स इन फ्यूचर ऑन 31 मार्च एंड यू आर कीपिंग इन एडवांस सम फंड फॉर मेकिंग दैट पेमेंट। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का मतलब होता है भविष्य में आपने टैक्स पे करना है, तो पहले से जो आपने उसके लिए फंड अपने पास रिजर्व रखे हुए हैं वो आपका प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है। एग्ज़ाम में प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को टैक्स पेबल भी बोला जा सकता है। टैक्स पेबल और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का एक ही मतलब है, चाहे टैक्स पेबल लिखा हो चाहे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन लिखा हो, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड भी हमारी करंट लायबिलिटी है। प्रपोज डिविडेंड भी हमारी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि हर साल हमें ये पे करनी पड़ती है। जो यूरोपियन कंट्री है वो तो क्वार्टरली पे करती रहती है, हाफ ईयरली पे करती रहती है, हर सेगमेंट के बाद पे करती है। और लेकिन हमारे इंडिया में आमतौर पे डिविडेंड एंड ऑफ द ईयर में पे किया जाता है कंपनी के नेट प्रॉफिट से। प्रपोज डिविडेंड की जगह एग्जाम में डिविडेंड पेबल भी लिखा हो सकता है, तो आपने बच्चों घबराना नहीं है। ठीक है, तो आप फटाफट से आपने चालाक बनना है, और डिविडेंड पेबल लिखा हो चाहे प्रपोज डिविडेंड लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, लिक्विड असेट्स एंड करंट असेट्स।